में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कारगिल विजय दिवस। 24 साल आज ही के दिन इस सफलता वहां पे जो मिली, आज पूरा देश यूं कहूं कि एक जवानों के उस शौर्य से हमारा सिर ऊंचा है। और ये भी कहा जा सकता है कि युद्ध की वो गाथा बेशक हम हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके एहसास करते हैं, लेकिन युद्ध कैसे लड़ा गया, हर पल हर क्षण हर कदम मौत सामने दिखाई दे रही थी। और वो जांबाज हीरो जिन्हीं की बदौलत ये विजय दिवस आज हम मना पा रहे हैं, उन शहीदों को सलाम, जय हिंद। और निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत के साथ में ये एहसास कराया पाकिस्तान को कि नापाक इरादे हमेशा कुचल दिए जाते हैं। और पहली मर्तबा नहीं, जब भी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। और इसी तरह से हमारे जांबाज बहादुरों ने उसे हमेशा खदेड़ा, धूल चटाई और मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। मैं कुछ वीडियोज के माध्यम से द्रास वॉर मेमोरियल, जब हम पीआईबी के टूर में गए थे तो वहां से पीआईबी के सौजन्य से, आर्मी के सौजन्य से जो हमें वहां से मिले, मैं कुछ दिखाना भी चाहूंगा आपको साथ में। और हमारे साथ ब्रिगेडियर अजीत सिंह जी हैं। उस वक्त मेजर थे कारगिल युद्ध में 24 साल पहले, और बटाली क्षेत्र में इनकी पोस्टिंग थी। युद्ध पूरे जितने दिन तक चला, मई 3 को पता चला 1999 में चरवाहों के माध्यम से कि इसी तरह से घुसपैठिए कुछ दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो हलचल है वो संदिग्ध लग रही है। वहीं से भारतीय सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। शुरू में जब 5 मई को अमित भारद्वाज और उनकी टोली द्रास सेक्टर में जब गई तो दुश्मन ने उन पर अटैक करके और उनके साथ 4 जवान और कैप्टन अमित भारद्वाज शहीद हो गए। ये तमाम दृश्य आप देख सकते हैं। और जिन्होंने शहादत दी, यानी कि अपने लहू से भारत माता को सींचा, वो जंग की जुबानी हम अजीत सिंह साहब के मुंह से सुनेंगे, कैसे लड़ाई लड़ी गई, क्या कुछ रहा। और आज भी जब पता चलता है कि युद्ध वहां था, एक बात मैं जरूर यहाँ पे गौर करना चाहूंगा और उस युवा शक्ति को सैल्यूट भी करूंगा। जब मैं देख रहा था, एक अखबार में था उस वक्त 1999 में सेना भर्ती निकली उस दरमियान, तो जब पता चला कि सेना भर्ती निकाली जा रही है और युद्ध का माहौल, क्या स्थितियां बनेंगी। लेकिन भर्ती से जितने पोस्ट थी उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेंट्स पहुंचे। और इससे एक लगा भी कि देश में देशभक्ति के साथ साथ सेना के प्रति कितना लगाव है। तो चलिए सिंह साहब, आपको विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप तो खुद ने वो लड़ाई लड़ी है। और आज हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे कि युद्ध का आंखों देखा हाल, आपकी जुबानी। मैं ज्यादा दर्शकों और आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन जानना चाहेंगे कैसे क्या ये लड़ाई लड़ी गई और क्या बड़ी चुनौतियां आप लोगों के सामने थी। धन्यवाद योगेंद्र जी शर्मा साहब और जन टीवी का भी कि आज मुझे आप लोगों ने सबके समक्ष पेश किया है। 24 साल बीत गए हैं। वो एक सच्ची कहानी जिसका मैं एक हिस्सा था, मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि हर सिपाही को, हर फौजी को लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूं। मैं 22 ग्रेनेडियर्स, जो पैदल सेना जिसको जानते हैं, से संबंध रखता हूं। 22 ग्रेनेडियर्स में 4 कंपनीज हैं, अहीर, जाट, हिंदुस्तानी मुसलमान और मीणास। तो मैं मुसलमान कंपनी का कंपनी कमांडर था। हैदराबाद से हम लोग कारगिल पहुंचे। मैं एडवांस पार्टी का हिस्सा था, इसलिए लड़ाई के शुरू होने
के समय ही मैं वहां पे हाजिर हुआ और किस तरीके से ये लड़ाई जो है आगे बढ़ी उसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। और खुशी की बात यह है कि 22 ग्रेनेडियर्स जो कि 1988 के अंदर खड़ी हुई, 6 साल के वक्फे में उनको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तगमा मिला। तो जब 22 ग्रेनेडियर्स कारगिल पहुंची तो लोगों को बहुत खुशी हुई कि एक बहुत ही बहादुर पलटन इस लड़ाई का हिस्सा बनने वाली है। और मैं चार्ली कंपनी यानी कि मुसलमान कंपनी का कंपनी कमांडर होने के नाते पलटन को कारगिल से बटालिक भेजा गया। मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि घुसपैठ इनके द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा द्रास, मशको, काकसर और बटालिक इन हिस्सों के अंदर यह घुसपैठ हुई। कारगिल प्रॉपर के अंदर कोई घुसपैठ नहीं हुई। बटालिक का चारों जो सेक्टर हैं सर, ये जी। कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसी के सराउंडिंग, उसी के उसमें यस, आते हैं। बीच के अंदर कारगिल है और अगर हम दुश्मन की तरफ देखते हैं तो दाहिनी तरफ बटालिक और बाईं तरफ द्रास, मशको, काकसर का इलाका है। जो बटालिक का इलाका है वो नेशनल हाईवे 1 अल्फा से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि वहां की जो पहाड़ियां हैं वो बहुत ही नुकीली, खड़ी चट्टानें और खतरनाक इलाका है। जिस प्रकार से हम द्रास के इलाके में नेशनल हाईवे के ऊपर खड़े होकर के जब टाइगर हिल की तरफ देखते हैं तो हमें एक बहुत ही सुहावना इलाका वो नजर आता है, लेकिन ऐसा बटालिक के अंदर नहीं है। वहां पे बहुत ऊंची चट्टानें हैं, पहाड़ियां हैं और शायद ये भी एक कारण था कि मीडिया उस समय बटालिक के इलाके में नहीं पहुंच पाया। जी। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय सेना को 4 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। द्रास, बटालिक, क्योंकि बटालिक के लिए कहा जाता है कि एक तो दुर्गम रास्ता है, बहुत दुर्गम, और आई थिंक सिविलियंस को और आम जो टूरिस्ट हैं उनको जाने भी नहीं दिया जाता वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्यों द्रास में जाकर के आए थे तब भी, लेकिन बटालिक क्षेत्र के जो जांबाज शहीद हुए और जिन्हें अवार्ड मिला, उन तमाम लोगों की जो हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, ये वो तस्वीरें भी वहां पे हैं। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कुछ वेपन्स जिन्हें ये कहें कि भारतीय सेना ने कब्जे में लिया, और कुछ बंकर्स जो पाकिस्तानी सेना के वहां से मिले थे। अब गुम्बद नुमा आप देखेंगे जिसपे पाकिस्तान के सिंबल और उनका फ्लैग भी लगा हुआ है, वो भारतीय सेना ने उस वॉर मेमोरियल में रखा हुआ है जिन पर कब्जा किया था। और ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक जो इसका इतिहास है कारगिल युद्ध का, शायद भारतीय सेना को सबसे पहली सफलता 9 जून को बटालिक क्षेत्र में ही मिली। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। वहां पर हमारे पहुंचने से पहले तकरीबन 3 पलटनें वहां पे पहले ही पहुंच चुकी थी जी। कुछ पलटनें जो सियाचिन से पी स्टेशन की तरफ अग्रसर थी उनको बीच में रोक लिया गया और उनका रुख जो है बटालिक की तरफ किया गया, क्योंकि ये जल्दबाजी करना बहुत ही ज़रूरी था हमारे कमांडर्स के लिए, क्योंकि जो गर्मियों का मौसम है वो लिमिटेड है जी। और अगर सर्दियां आ जाए, सड़कें तो थोड़ा लंबा अगर खिंच जाए तो फिर उन लोगों को वहां पर अपना अस्तित्व खड़ा करने के लिए उनको ज़्यादा समय मिल जाएगा और फिर निकालना उनको मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग सभी लोग जल्दबाजी में थे कि किसी प्रकार से इनको वहां से निकाला जाए। जी। मैं एक सर आप सामने जन टीवी पे दृश्य देख सकते हैं, ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये वो रास्ता है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। लेकिन जो कहा जाता है कि उस वक्त इतना सुगम रास्ता नहीं था, और ये वो महत्वपूर्ण रास्ता है, केवल महज एक रोड नहीं है ये, क्योंकि जो कारगिल युद्ध है,
ये कहूं कि अगर कोई एक रास्ता था तो वो भी एक हीरो की तरह ये रास्ता कहा जा सकता है इसे। एब्सोल्युटली, ये दिस इज द लाइफ लाइन। अगर Right, ये sir. बंद हो जाए तो वहाँ के लोग जो है वो उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अदरवाइज फिर वो एयर से मेंटेन्ड उसको जी। करना पड़ेगा। जी, क्योंकि उस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि सारा रसद जो था वो लाइफलाइन इसी से बनी हुई थी, और पाकिस्तान की निगाहें इस पे भी थी, क्योंकि उस वक्त जो मोर्टार और ये दागे गए बम्बारमेंट जो हो रहा था, कहा गया कि ये रास्ते को भी टारगेट किया गया। बिल्कुल, ये जो द्रास वाला इलाका है, इवन जो कारगिल के नज़दीक वाला जो इलाका है जहाँ से वो अपनी पोस्ट से नेशनल हाईवे 1 अल्फा को देख सकते थे, जी। तो वो बहुत सारी ऐसी जगहें थी जिनको हमने बाद में चिन्हित कर लिया कि उन जगहों से अगर हमें निकलना है तो या तो बहुत तेजी से निकलना है और या फिर अंधेरे का इंतजार करना है। अदरवाइज वो उस इलाके को उन्होंने टारगेट किया और उनको कई जगहों पे जो है कामयाबी भी इसमें मिली, लेकिन बाद में हम लोग चौकस हो गए और उसका हमने एक ऑल्टरनेटिव निकाल लिया था। जी, तो जो आप कह पा रहे हैं सर कि ये युद्ध निश्चित रूप से भारत की जो रणनीति थी और निर्णायक मोड पे जितनी ये कल्पना थी सर कि इतनी जल्दी ये बैटल है वो समाप्ति की ओर होगा, क्योंकि जो आप बता पा रहे हैं कि जल्दी इस वजह से करना था कि कहीं सर्दी नहीं आ जाए, तो कहीं ना कहीं जेहन में ही चल रहा था कि लंबा भी खींच सकता है युद्ध। बिल्कुल, ये इनिशियली क्या था कि जो सोच विचार किया गया उससे यही महसूस हुआ कि ये शायद कुछ लोग हैं, हो सकता है पाकिस्तान की सेना न हो बल्कि घुसपैठिए हैं, टेररिस्ट्स हैं, जिन्होंने वहाँ पे कुछ मोर्चे पकड़ लिए हैं। लेकिन बाद में जब हमारी पेट्रोल्स जगह जगह हमने प्रोबिंग एक्शन किया तो उसमें ये मालूम चला कि ये कुछ लोग नहीं थे, ये काफ़ी तादाद में लोग थे एंड वो फुल्ली इक्विप्ड थे, उनके पास में पूरा साजो सामान था, उन्होंने मोर्चे वगैरह भी बना लिए थे, खुदाई भी उन्होंने कई जगहों पे कर ली थी। तो इससे मतलब कि ये हमें महसूस हो गया कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है, इसलिए हमने ये जल्दबाजी करना उचित समझा। जी, पहले लग तो यही रहा था कि घुसपैठिए कुछ टेररिस्ट और ये हो सकते हैं। ये अंदाजा था कि घुसपैठियों की आड़ में पाकिस्तान की सेना के लोग ही हैं वहां पे, ये एक अंदाजा था, या मतलब एक संदिग्ध स्थितियों को देख करके ये भारतीय सेना के ध्यान में था कि मे बी सोल्जर ऑफ पाकिस्तान और ऑफिसर्स वहां पे डिप्लॉय किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ लग सकता है कि वो पहले से ही ऐसा लग रहा था कि भारतीय सेना को कि पाकिस्तान की सेना या फिर घुसपैठिए दोनों मोर्चे पे था। अगर घुसपैठिए माने जाते तो क्या वास्तव में भारतीय सेना को इतना ऑपरेशनली इक्विपाइड होने की आवश्यकता थी, या उन्हें खदेड़ा जा सकता था? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1947 से अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो चालाकी जी और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और हमने ये सोचा कि ये लोग ऐसा आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे आप तो लंबे समय तक सेना में रहे हैं, ऑपरेशनली आप जुड़े भी रहे हैं जो वॉर में, और जिस तरह से मैं आपका वो पढ़ रहा था, आप केवल यहाँ पे नहीं, आप एब्रोड में जाकर के भी आपने सेवाएं दी हैं। क्या ये माना जा सकता है कि 1971 का जो वॉर था या बांग्लादेश के जब टुकड़े कराए उसके बाद से ही हमेशा पाकिस्तान उस मात को नहीं भुला पा रहा आज तक? बिल्कुल, आपने योगेंद्र जी सही फरमाया। जो सबसे बड़ी चोट हमने हिंदुस्तान की सेना ने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दी है वो है पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना, और इसको वो हजम नहीं कर पा रहा है। वो किसी भी तरीके से इसका बदला लेना चाहता है, इसलिए वो कभी सुधरेगा नहीं और वो आइंदा भी इस प्रकार से कुछ न कोई ऐसी कार्रवाई वो करता रहेगा ताकि वी कीप ब्लीडिंग। सो इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त देखा, वहाँ के लोकल जो सिविलियंस हैं उनसे बात भी की, सेना के ऑफिसर से भी बात की। पहले आज तो बिल्कुल हर तरह से यूँ कहूँ कि सुसज्जित जिसे कहा जा सकता है कि
फोर्सेस भी वहाँ पे लगी हुई हैं, और वहाँ की पब्लिक भी जो है वो सेना के साथ हाथ मिला करके पूरी तरह से, क्योंकि लोगों का कहना है कि केवल सेना का ये चित्र मत देखे कि गन लेकर के और बैटल में उतर जाते हैं, कि इनका दूसरा रूप ये भी देखे कि वेलफेयर के लिए कितना काम करते हैं, कि आज हमें अगर कहीं कुछ लगता है, कोई तकलीफ होती है, वो जगह हम उन गाँवों में भी जाकर के आए जो बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए हैं। वहाँ के लोगों का साफ कहना है कि देवदूत की तरह सेना के लोग हमारे लिए काम करते हैं। बिल्कुल। हम बाद में किसी डॉक्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन को फोन करते हैं, लेकिन सेना के लोग, यूं कहूं कि जैसे कि बीट जिसकी होती है उस एरिया में, उस टाइप से अलग अलग जगह पे सेवाएं देते हैं, और सेना का वाहन चंद मिनटों में हमारे पास में होता है। तो ये एक यूं माना जा सकता है कि जरूरी है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये महसूस कराना कि सेना का दूसरा रूप ये भी है जिसे हम देवदूत की तरह देखते हैं। उनके फ्लड हो या फिर कभी राशन की समस्या हो, मेडिकल रिलीफ देने की बातें हो, तो ये सेना पहले से चला रही है। कारगिल युद्ध के बाद से सारा ये सिस्टम वहाँ पे डेवलप किया है। नहीं, ये शुरू से हमारा जो ट्रेनिंग है उसके अंदर ही हमें ये बताया जाता है कि जहाँ पर भी हमारा डिप्लॉयमेंट है तो जो लोकल लोग हैं उनका वेलफेयर देखना, उनको खुश रखना, उनके तकलीफ के समय में उनका साथ देना, ये इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। और इसको हम लोग वैम एक्टिविटी बोलते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। सो और इससे जो है हमारे को रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जब भी कोई गलत कार्रवाई होने वाली होती है या कोई ऐसा अंदेशा होता है या कोई खबर आती है, तो ये जो लोकल्स हैं ये इमीडिएटली ये खबर हमारे को देते हैं। तो 3 मई 1999 का जो दिन रहा, वो भी ये कह सकते हैं कि ये किसका हिस्सा है? अगर वो चरवा अगर जानकारी नहीं देते तो बिल्कुल, और बदल सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैं उस चरवाहे से बटालिक के अंदर मेरी मुलाकात हुई है, और मैं उनके घर भी मैं गया हूँ, और उसका याक जो था वो गुम हो गया था। उसको ढूंढने के चक्कर में वो ऊंचाइयों तक वो चला गया, और वहां पर उसने देखा कि लोग जो है उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थी, बड़े बड़े कोट उन्होंने पहने हुए थे। तो उसको ये एहसास हो गया कि हिंदुस्तान की फौज और पाकिस्तान की फौज जो है वो दोनों ही सर्दियों के दिनों में, बर्फ के समय में वो उन जगहों को छोड़ करके और पीछे चली जाती है। तो ये अचानक ये लोग पहले कैसे आ गए? तो अगर ये चरवाहा जो है वो खबर नहीं देता तो शायद उनको 15 से 20 दिन का समय, 3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय और मिल जाता तैयारी करने का। राइट। वो मुझे लगता है कि हमारे को उसके लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि वो वेपन्स और ये सारी चीजें एक साथ तो इकट्ठा कर सकते थे। यस। गोला बारूद। दूसरा मैं आपको ये भी आपको बताना चाहूंगा कि वो जो इलाका है वो इतना दुर्गम है कि जो पीस स्टेशन से, जैसे हम लोग हैदराबाद से गए, कोई राजस्थान से वहां पे लड़ने के लिए जा रहा है, तो उसको वहां पे एक्लेमेटाइज होने के लिए कम से कम 4 दिन का तो समय उसको प्रॉपर सांस लेने के लिए चाहिए। अदरवाइज उसको 15 से 20 दिन का समय लगता है उस मौसम में ढलने के लिए। और ये बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है ये, जिसको हम लोग रियलाइज नहीं करते। और लोग जो है बिल्कुल उनका हार्ट अटैक हो सकता है, उनकी सांसें थम सकती है। लेकिन इस चीज से बचाने के लिए जो वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने पोर्टर का, कुली का काम इतना अच्छे तरीके से किया। उन्होंने कोई हाजिरी का चक्कर नहीं रखा कि भाई हमारी हाजिरी लगाओ। जो सेना के सूबेदार मेजर जवान जो रिटायर हो गए थे और जिनकी उम्र 55 साल 60 साल हो गई थी, वो भी 30 से 40 किलो सामान ले करके और पहाड़ों के ऊपर जो हम फौज आगे लड़ रहे थे उनको पहुंचाने में वो निस्वार्थ मदद कर रहे थे। ये एक बहुत बड़े जज्बे ये बड़ी की बात कही सर आपने, क्योंकि ये भरोसे की बात है, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उस चरवाहों को भी जिन्होंने ये जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि सूझबूझ उनकी, वो टाल भी सकते थे, पता नहीं कौन है, मुझे क्या लेना देना, लेकिन उनकी सूझबूझ और डिफेंस तक, यानी कि सेना की जो वहां पे डिप्लोमेंट में जो भी ऑफिसर्स होंगे या जवान होंगे, उन तक उस बात को पहुंचाई। ये सबसे बड़ी बात है। ये कहूंगा कि ये भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत वहीं से शुरू होती है, 3 मई 1999 से। अगर पता नहीं लग पाता तो जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कहते हैं कि ये चुनौती हमारे लिए और कठिन हो सकती थी, क्योंकि 3 वीक का समय या 10 दिन 5 दिन जितना भी, वो जैसे ही आक्रामक होने की कोशिश भी करते, उससे पहले कुचलने की कोशिश
माफ करिएगा, कुचल दिया गया उनको। और क्योंकि पहले से ही ये तो माना जा रहा था कि वेपन्स, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैं पिक्चर में आपको कहीं दिखाई भी देगा अभी, उनके हथियार देखिए किस तरह के उनके वेपन्स थे वहां पे। और जो भारतीय सेना ने कब्जे में लिए, ये आप ये गोला बारूद और जो कुछ चीजें देखेंगे, ये वो सारी कैप्चर्ड जो वेपन्स हैं, ये सारे पाकिस्तान के वो वेपन्स हैं जो आप इसमें देख पा रहे हैं। और ये वो फ्लैग के साथ में ये देखिए, मैं जो ये बंकर, इस तरह के बंकर ये दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज विजय दिवस है। ये देखा जा सकता है कि इतनी जो लड़ाई चली उसमें किस तरह से क्या क्या चीजें वेपन्स के। सर अगर बात करें तो उस वक्त हमारे पास में बॉफर्स थी और वो काफी कारगर रही। यस, निस्संदेह जी, बिल्कुल बफोर जो है वो बहुत फेमस है। और जहाँ तक कि फौज का सवाल है और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 1 जुलाई को 30 जून को हमारा 22 ग्रेनेडियर्स का बटालिक के सेक्टर में जब हमला शुरू हुआ शाम को 8 बजे, तो ये 4 कंपनियां जो अहीर, जाट, मुसलमान और मीणा कंपनियां थी, ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबाई में नाले के अंदर ये डिप्लॉय हुई। और उसके बाद में जो खालूबार की रिज जो हमारे सामने थी 18,000 फुट 5287 फुट उसकी जो हाइट है मीटर्स, वो हमारा निशाना था। और एक रात के अंदर मैं योगेंद्र साहब आपको बताना चाहता हूँ कि वो उसके 10 साल के बाद में मैं वापस से वहाँ पर गया। मैं खुद अपने ऊपर में शक कर रहा था कि ये एक रात के अंदर इतनी ऊंचाई किस प्रकार से हम लोगों ने तय करी। लेकिन सुबह 0500 बजे 1 जुलाई को हमने 5287 खालूबार रिज के ऊपर एक लॉजमेंट हमने एस्टैब्लिश किया। और उसके 4 दिन तक हम वहाँ पे ऊपर रहे। चारों तरफ से दुश्मन ने हमारे को घेर लिया और आखिर में ऐसी सिचुएशन आ गई कि गोला बारूद हमारे पास में बिल्कुल समाप्त हो गया, खाना पानी हमारे पास में था नहीं। और जो रीएनफोर्समेंट्स है, जो पीछे से जो लोग ऊपर जिनको आना था वो आ नहीं सके। तो जो दुश्मन का कंपनी कमांडर है वो हम लोग तकरीबन 100 मीटर के इलाके में उस रिज लाइन के ऊपर फैले हुए थे। बड़े बड़े बोल्डर्स, चट्टाने, उनके पीछे किसी के पीछे वो, किसी के पीछे हम। तो वो चिल्ला करके वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम जो है उनको सरेंडर करें। और चूंकि हम लोग मुसलमान हैं, मेरी कंपनी मुसलमान है, तो हमारे को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो उसका जवाब जो है मेरे पास में यही था। मैंने बहुत जोर से मैंने चिल्ला करके ये कहा कि बास्टर्ड्स, सरेंडर करेंगे हम नहीं, सरेंडर करोगे तुम, क्योंकि मेरे 150 लोग तुम्हारे पीछे से ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गए हैं। ये बात सरासर गलत थी, लेकिन शायद इसका इफेक्ट हुआ। और उसके बाद में जो बचा हुआ गोला बारूद हमारे पास में था, असला था, वो हमने उनके ऊपर फायर किया। और शायद उसके अंदर वो जो कंपनी कमांडर था उसकी मौत हुई और उसकी जो रिक्वेस्ट थी सरेंडर करने की वो समाप्त हुई। लेकिन इसका हमें इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था। और जो बफोर्स की जो आपने बात बताई, तो चूंकि अभी हमारे पास में कोई साजो सामान बचा नहीं था, असला बचा नहीं था, तो और विड्रॉ हम वहां से करना नहीं चाहते थे उस चोटी से। तो हम आखिरी दम तक उसी चोटी के ऊपर, उसी लॉजमेंट पर हम बिताना चाहते थे। तो एक आर्टिलरी के अंदर, तोपखाने में एक फायर होता है, सेव अवर सोल फायर। कहने का मतलब है कि खुद का तोपखाना बॉम्ब जो है वो आपके ऊपर ही गिराएगा। तो चूंकि हम बिल्कुल छोटे से दायरे में थे, तो मैंने ये निश्चय लिया कि बफोर्स गन्स का मैं फायर मंगवाऊं हमारे खुद के ऊपर, ताकि हम तो शहीद होंगे लेकिन दुश्मन भी जो है वो नेस्तनाबूद होगा। और लोग जो है हमें शहीद का हमारे को जो है वो बोलेंगे, और कायर जो है वो हम नहीं कहलाएंगे। तो इस प्रकार से बफोर्स ने ये SOS फायर जो है हम लोगों के ऊपर भेजा। और मैं चूंकि सालासर का रहने वाला हूँ और बजरंगबली मेरे इष्ट देवता है, मैं उनसे यही प्रार्थना कर रहा था
कि किसी तरीके से हम लोग बच जाएं और दुश्मन जो है वो नस्तनाबूत हो जाए। और यही हुआ साहब कि गोले हमारे ऊपर आके गिरे, दुश्मन जो है वो नस्तनाबूत हुआ और मैं आज आपके सामने ये कहानी आप बीती आपके सुनाने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलू हैं और बटालिक वो क्षेत्र या दूसरे जो 3 क्षेत्र हैं वो रहे कि वहां से रास्ते नहीं जाते हैं, वो दुर्गम क्षेत्र हैं। हम पिक्चर्स भी देख पाते हैं या फिर चर्चा जनरली सुनते हैं। यही बड़ी वजह है कि द्रास में वॉर मेमोरियल बनाया गया जो लेह और श्रीनगर रोड पे है। हमें जाने का भी वहाँ पे सौभाग्य मिला और जाकर के एक निश्चित रूप से एक गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है कि हमारे जवानों ने किस तरह से इस युद्ध में जीत दर्ज कराई। बहुत सारी इसमें कहानियां हैं, किस्से हैं, अनछुए पहलू हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा जो अपने आप में दुनिया में नहीं है लेकिन इस युद्ध के नायक उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जब कहा था कि बड़ा ही चैलेंजिंग वो था। सर समय बहुत कम है लेकिन मैं एक जरूर जानना चाहूंगा कि ये युद्ध 24/7 रहा। बिल्कुल 24/7, एक भी सेकंड जो है वेस्ट नहीं हुआ। एंड किसी भी प्रकार का जो आराम या नींद लेने का हमारे पास में कोई समय नहीं था। और दिन रात फौजें जो चल रही थी। शुरू में जो मूवमेंट था वो सिर्फ रात का होता था, लेकिन उसके बाद में हमारे अंदर इतनी निडरता आ गई कि हम दिन में भी जो है अटैक कर रहे थे और दिन में भी हमारा हरकत जो है वो जारी था। चले सर, आपको सैल्यूट, जय हिंद। और निश्चित रूप से ये आज आपने बताया कुछ ऐसे अनछुए पहलू और किस्से जो उस युद्ध के हैं। निश्चित रूप से जब हमारी युवा पीढ़ी सुनती है और जो लोग सुनते हैं, ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि युद्ध होता है, किस तरह का युद्ध होता है। वहां जाना कोई ऐसे सहजता का खेल नहीं, कोई वीडियो गेम नहीं है कि उसे सहजता से लिया जा सके। मैंने पहले भी कहा कि हर पल, हर क्षण, हर कदम मौत सामने होती है, लेकिन सिर्फ एक ही सामने होती है कि भारत माता की जय, और उसे बचाना, उसके आन बान और शान, ये एक लक्ष्य होता है। ब्रिगेडियर साहब राजस्थान के रहने वाले हैं, जैसे खुद को ने भी बताया भी, और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के स्टूडेंट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि इन्हें बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला। इंदिरा गांधी जी के हाथों जब वे प्रधानमंत्री थी इनका सम्मान हुआ। और शुरू से ही जो मैं पढ़ पाया इनके बारे में, मुझे पता चला सेना में जाने का एक ही जुनून था, एक ही एग्जाम दिया, और वो भी बस केवल एनडीए का, जिसके जरिए शॉर्ट कमीशन से सेना में रिक्रूट हुए, और उसके बाद एक भारत माता की सेवा का इन्हें सौभाग्य भी मिला, जो कारगिल युद्ध के रूप में। चले सर, आपको जय हिंद, सैल्यूट, और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिल विजय दिवस में एक बार फिर हम उन शहीदों को नमन करना चाहेंगे जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी वजह से कारगिल युद्ध फतेह किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।